तालाब किनारे दो बहुओं का ससुराल। शादी के समय तो आपके बाबूजी कह रहे थे बहुत बड़े मोटर मैकेनिक है, आप महीने का हजारों रुपया कमाते हैं, लेकिन घर की हालत देखिए अपने अपने। ऐसा कौन सा घर होता है जहाँ बेटे बहू के कमरे में पर्दा लगाकर घर के बाकी सदस्य भी सोने चले। देखिए मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह पाऊंगी। अरे तुमसे शादी करने के बजाय मैंने किसी खेती बाड़ी करने वाले लड़के से शादी कर ली होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम सोने के लिए सुकून का एक कमरा तो मिलता। मेरे पिताजी की मती मारी गई थी जो तुम्हारी दुकान देखने के बाद उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाया। अरे भगवान, जी भर कर कोस लिया हो। मुझे तो बताओ क्या हो गया जो तुम सुबह सुबह शुरू हो गई हो। सब कुछ देख समझकर अनजान बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। सच सच बताओ, एक ही कमरे में मेहमानों को पर्दे के उस पार सोता देख आपको खराब नहीं लगता? तुम्हें जो कहना है अकेले में मुझसे कह लेना और थोड़ा धीरे बोलो। माँ बाबूजी सुन लेंगे तो उन्हें बड़ा खराब लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, माँ बाबूजी ने तो 4 कमरे का मकान बनवाया था। एक एक कमरे हमने दुकान खोलने के लिए इस्तेमाल कर लिए तो घर में रहने के लिए कमरा कम पड़ गया। इसमें माँ बाबूजी की कोई गलती नहीं है। देखिए जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे हमें कौन सा राजमहल मांग लिया आपसे, लेकिन एक कमरे का हक तो एक बहू के पास होता ही है ना। ये तो शादीशुदा औरत का अधिकार होता है कि कम से कम ससुराल में उसे उसके नाम का एक कमरा तो मिले। इसका मतलब तुम दोनों पहले ही सलाह मिलाकर बैठी हो। तुम्हारे ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तुम्हें घर में रहने में इतनी समस्या हो रही है तो साफ साफ ये भी बता दो कि इस समस्या का क्या समाधान है तुम दोनों के पास। समाधान तो है, लेकिन उसके लिए बाबूजी के पास चलिए, अब वहीं सारी बातें होंगी। देखिए बाबूजी, आपसे खेती बाड़ी होती नहीं है और आपके दोनों बेटे पहले ही मन बना चुके हैं कि वो खेती नहीं करेंगे बल्कि अपना रोजगार करेंगे। आपके दोनों बेटे खेती बाड़ी नहीं कर रहे तो आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे बेटा, हमें या तुम्हारे बाबूजी को इस बात से कोई आपत्ति क्यों होने लगी, बल्कि तुम्हारे बाबूजी तो हमेशा से यही चाहते थे कि ये दोनों खेती में अपना जीवन काला ना करें बल्कि कोई अच्छी नौकरी करें। हाँ तो बस बाबूजी, वही तो हम भी कह रहे हैं ना। अब जब आपकी अगली पीढ़ी को खेती बाड़ी करनी ही नहीं है तो हमारे खेतों में वो जो इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा तालाब के नाम पर बेकार हो रहा है उसका हम लोग सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? बहू के मुंह से तालाब का नाम सुनकर अब बाबूजी बहुत गंभीर नजर आ रहे थे। क्या दोनों बहुओं की तरह आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर इस तालाब का ऐसा क्या राज है जिसके लिए बाबूजी के चेहरे की रंगत उड़ गई? तो लीजिए, आपको ये कहानी एकदम शुरू से सुनाते हैं। कुछ साल पहले। माँ, बाबूजी कहाँ है? खाने का समय हो गया, अभी तक लौटे नहीं। बेटा, खेत में फसल खड़ी है। तुम्हारे बाबूजी आजकल बड़ी चिंता में रहते हैं, इसलिए ज्यादातर समय खेत पर ही बिता रहे हैं। लेकिन माँ, इस समय तो बहुत गर्मी है, धूप है। इतनी चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ऊपर से खाने के लिए भी घर नहीं आए। अच्छा तुम ऐसा करो, बाबूजी का खाना बांध दो, मैं उन्हें खेतों पर ही जाकर दे आती हूँ। रोशनी नमक, रोटी, सब्जी और 2 प्याज एक डब्बे में रखवाती है और लेकर खेतों की ओर निकल जाती है। कुछ देर बाद रोशनी अपने खेतों में पहुंचती है। अरे पिताजी, खाना खाने के लिए घर नहीं आए, यहाँ इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, तू इतनी दोपहर में यहाँ खेतों में क्या कर रही है? आसमान से आग बरस रही है। किसने कहा तुझे इतनी लू में घर से बाहर निकलने के लिए? अच्छा, ये क्या बात हुई बाबूजी? आपको सिर्फ हमारी चिंता रहती है। आपने तो खाना नहीं खाया, तो फिर मुझे आपका खाना लेकर आना ही था। अच्छा ला, चल अब आ गई है तो मेरा खाना निकाल दे, खा लेता हूँ। एक बात बता, खुद खाना खाकर आई है या सिर्फ मेरा खाना लेकर खेत की तरफ दौड़ लगा दी? मेरी चिंता छोड़ो ना बाबूजी, मैं घर जाकर खा लूंगी। बैठ इधर, आजा, ये ले 2 रोटी, तू भी खा ले। कब घर पहुंचेगी, कब खाना खाएगी? अरे घर से खाना खाकर चलना चाहिए था ना बिटिया। तेरी माँ ने बताया नहीं, खाली पेट रहने से लू लग जाती है। अच्छा बाबूजी, खुद खाली पेट खेतों पर काम कर रहे हो और मुझे बातें बता रहे हो। रोशनी की बात सुनकर रोशनी के बाबूजी हंस देते हैं और उसके बाद दोनों बाप बेटी प्याज और चटनी से रोटी खाने लगते हैं। अरे बिटिया, आजकल गर्मी का मौसम है, पूरा पूरा दिन लाइट का पता नहीं रहता। हरिया ने बताया कि दोपहर में 1 से 3 बिजली रहेगी, तो मैंने सोचा ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी लगा देता हूँ। बस यही सोचकर खेतों की तरफ निकल आया था।
खाना खाने के बाद रोशनी और उसके पिताजी ने कुछ देर तक वहीं तालाब किनारे पेड़ के नीचे खटिया डालकर आराम किया और फिर जैसे ही शाम होने लगी वो अपने घर को लौट आए। ये था दीनानाथ का परिवार। दीनानाथ सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। सोनपुर गांव बुंदेलखंड के भीतर पड़ता था। इस इलाके में बस नाम मात्र की बारिश हुआ करती है, जिसके कारण खेती करने वाले किसानों को अपनी फसलों तक पानी पहुंचा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। लाख मुश्किलों के बाद भी रोशनी के पिता दीनानाथ, उसकी माँ गायत्री रोशनी और दीनानाथ के 2 बेटे सूरज और रमेश खुशी खुशी अपने छोटे से घर में रहा करते थे। दीनानाथ खुद तो जैसे तैसे इस खेती के दम पर अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे और आने वाली पीढ़ियां भी खेती पर निर्भर रहकर गरीबी में अपना जीवन बसर करें। बाबूजी, रोशनी ने बताया जब पूरा दिन खेतों में फसल को पानी लगा रहे थे। अगर खेत पर इतना काम था तो आपको बताना चाहिए था ना। हम दोनों भाई भी आपके साथ खेत पर चलते हैं, काम जल्दी खत्म हो जाता। और वैसे भी अब आपकी उम्र हो रही है, अकेले इतना काम कर पाना आपके बस का नहीं है। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बाप इतना बूढ़ा नहीं हुआ है और तुम दोनों को खेती बाड़ी की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, खेत तो अपना है। कोशिश करो पढ़ लिख कर कहीं छोटी मोटी नौकरी के काबिल बन जाओ। बाबूजी, आप हमें गांव से दूर शहर में क्यों भेजना चाहते हैं? आपको पता है शहर में बड़ी महंगाई है। न जाने कैसी रेस लगी है शहरों में, हर कोई बस दौड़ता ही जा रहा है। वहाँ के लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सुकून नहीं है। आप ही बताओ बाबूजी, माना हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, लेकिन आप जो भी कमा के लाते हो उसमें अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं हम लोग। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे बाबूजी तुम्हें शहर इसीलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास छोटी सी जमीन है। कल को तुम दोनों बड़े होंगे, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार बड़ा हो जाएगा। छोटी सी जमीन में 2-2 परिवारों का गुजारा कर पाना संभव नहीं है बेटा। अगर तुम दोनों को इस जमीन के भरोसे ही रखेंगे ना, तो आमदनी तो आने वाले समय में आधी हो जाएगी। तुम ही सोचो, जब इस खेत से हम 5 लोगों का गुजारा कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो 10 लोगों का गुजारा कैसे हो पाएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए तो कमर तोड़ मेहनत के बाद जो भी चंद रुपए मैं कमाता हूँ, उसे तुम दोनों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ। दिन गुजरते जा रहे थे। बारिश का मौसम आ चुका था, लेकिन आसमान से बादल और बारिश दोनों गायब थे। एक दोपहर जब रोशनी की माँ ने रोशनी के लिए खाना लगाया, तो रोशनी ने फिर से अपने पिता दीनानाथ को आवाज लगाई, पिताजी आइए, खाना लग गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबूजी का नहीं, तुम्हारा खाना लगाया है। और क्या बाबूजी बाबूजी चिल्ला रही है? बाबूजी घर पर नहीं है, वो तो थोड़ी देर पहले ही खेतों की तरफ निकल गए। आज तो लाइट भी नहीं आ रही, फिर इतनी दोपहर में पिताजी खेत पर क्या करने गए? तुम भी ना माँ बाबूजी की बिल्कुल चिंता नहीं करती, तुम्हें रोकना चाहिए था ना। अरे बेटा, वो कहाँ मेरी बात सुनते हैं। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ उन्हें। अच्छा, मेरा भी खाना बांध देना, मैं वहीं पर बाबूजी के साथ खा लूंगी और फिर शाम को उनके साथ लौट आऊंगी। आज फिर रोशनी माँ से पिता का खाना बंधवा कर खेतों की तरफ निकल जाती है। बाबूजी खेत पर काम करने के लिए तो आप सुबह आए थे ना, फिर इतनी दोपहर में दोबारा क्या करने चले आए? अरे बेटा, क्या बताओ, कई दिनों से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई। पहले तो दिन में 2-4 घंटे के लिए लाइट आती भी थी, लेकिन अब तो आधी रात के बाद बिजली आ रही है। अब बिना बिजली के ट्यूबवेल चल नहीं पा रहा। खेतों में पानी कैसे लगेगा, तुम ही बताओ। गर्मी से पौधे बिल्कुल बेजान हुए जा रहे हैं। अगर आज भी पानी ना लगता तो सारी फसल बेकार हो जाती। बस इसीलिए खेतों में चला आया। अरे बाबूजी, लेकिन बिना बिजली के आप भी क्या करेंगे? यहाँ पर बैठने से बिजली थोड़ी ना आएगी। हाँ बेटा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि यहाँ बैठने से बिजली नहीं आएगी, इसीलिए मैं तालाब से पानी लेकर खेतों में डाल रहा हूँ। बिजली का तो कोई भरोसा नहीं कब आएगी। और वैसे भी मेरे दादाजी ने ये तालाब कुछ सोच कर ही तो यहाँ बनाया था। बड़े बूढ़े जो करते हैं ना, उसके पीछे बड़ी दूर की सोच होती है। उनका किया हुआ कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता। लेकिन बाबूजी, ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतने बड़े खेत को आप ऐसे एक एक बाल्टी पानी डालकर सींचेंगे तो कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं बेटा, जितना समय लगेगा लगेगा। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे सूखे खेत को पानी मिल जाएगा। अब तुम ही देखो, कितने दिनों से बरसात का नामो निशान नहीं है, बिजली भी नहीं आ रही जो ट्यूबवेल से पानी खींचकर खेतों में लगा दे। ऐसे में पिछले साल की बरसात का जमा किया हुआ पानी ही तो हमारे काम आएगा ना। और तुम्हें पता है, ये तालाब कोई ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इसी तालाब के किनारे खेल कूद करके बचपन बीता है मेरा। एक और बात बताऊं,
ये हमारा खानदानी तालाब है। मेरे दादाजी कहा करते थे, इस दुनिया में खेतों के बाद अगर उनके दिल के करीब कुछ है तो ये तालाब ही है। बाबूजी कुछ बताइए ना दादाजी के बारे में। और आप कह रहे थे कि तालाब की कोई कहानी भी है। हाँ बेटा, जिस जमाने की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उस जमाने में हमारे गांव में कोई इक्का दुक्का लोग ही खेती करने की हिम्मत जुटा पाते थे। हमारा ये बुंदेलखंड आज से ही सूखा नहीं है, सदा से बारिश कम होती आ रही है यहाँ। और बारिश के बिना फसल सूख जाएगी इस डर से कोई भी खेती करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि छोटे छोटे गांव में रोजगार का और कोई साधन भी नहीं था। भूखमरी का शिकार होने की बजाय मेरे दादाजी ने अपनी जमीन में खेती करने का विचार बनाया। गर्मियों का मौसम आया और फसलों के लिए पानी की खपत बढ़ने लगी। हैंडपंप से खींचकर कितना पानी खेत में लगाया जा सकता था। अब दादाजी की फसल पानी के बिना मुरझाने लगे तो गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। देखो तो ज्यादा होशियार बनने चला था। अरे हमने तो पहले ही कहा था हमारे गांव में खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता, लेकिन तू तो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था। हम भी देखते हैं कितनी ताकत है तेरे बाजू में, कितना पानी खींच पाएगा तू कुएं से अपने खेत के लिए। गांव वालों की बातें दादाजी के मन में गहरी छप गई और उन्होंने इस पानी की समस्या से निपटने के लिए एक उपाय सोचा। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों को अपने खेत के पास एक तालाब खुदवाने के लिए कहा। उस जमाने में ना कोई मशीन थी ना औजार, सिर्फ फावड़े से खुदकर तालाब बनाना एक बड़ा मुश्किल काम था, जिसके लिए गांव वाले तैयार नहीं हुए। ठीक है, तुम लोग तालाब नहीं खुदवाना चाहते ना सही, मैं अकेले ही ये काम कर लूंगा। मेरे दादाजी ने अकेले ही 2 महीनों तक इस तालाब की खुदाई की और फिर जब बरसात के मौसम में पानी बरसा तो वो पानी आकर इस तालाब में इकट्ठा हो गया और इस तरह वो तालाब खेत की सिंचाई करने के काम आने लगा। इस तालाब को खोदने में उन्होंने अपने पसीने की बूंदें मिट्टी में मिलाई है, इसीलिए उन्हें ये तालाब बहुत प्रिय था। समय बीता और इसी तालाब के पानी से फिर हर साल खेतों की सिंचाई होने लगी। दादाजी के अलावा आसपास के खेत वाले लोग भी हमारे तालाब के पानी का इस्तेमाल करने लगे और इस तरह ये तालाब पूरे गांव के लिए संजीवनी बूटी बन गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद रोशनी की शादी पास ही गांव में रहने वाले सुरेश के साथ हो गई और पिताजी का हर पल ख्याल रखने वाली रोशनी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीनानाथ के दोनों बेटे भी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौट आए। बाबूजी, मैंने सोचा है कि मैं गांव में ही रहकर अपना छोटा सा काम करूंगा। मैंने बिजली का सामान ठीक करना सीख लिया है, आप चिंता मत करो, इस काम में ठीक ठाक कमाई हो जाती है। भैया ठीक बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है मैं गांव में ही ठीक हूँ, मैं भी यही अपना काम शुरू करूंगा। दीनानाथ के दोनों बेटों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। दीनानाथ का एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान था। उसी मकान में आगे वाले दोनों कमरों में दोनों बेटों ने अपनी अपनी दुकान खोल ली थी, जिसके कारण अब घर में रहने के लिए बस 2 ही कमरे बचे थे। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी का समय नजदीक आ जाता है और कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों की दुल्हन दीनानाथ और गायत्री के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद क्योंकि घर में दोनों बहुओं के सोने और आराम करने के लिए कोई ढंग का कमरा नहीं था, इसी कारण अब घर में अक्सर ही कमरे को लेकर झगड़े शुरू हो गए। इन्हीं रोज रोज के झगड़ों में एक दिन दोनों बहुएं खेत में बने तालाब को फालतू बताने लगती है। बेटा, अब तो तुम उस तालाब का मतलब जान गए ना। उस तालाब में हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, इसलिए चाहे जो हो जाए उस तालाब को मैं सूखने नहीं दूंगा। अरे बाबूजी, आप एक बात सोचिए ना, आपके दादाजी ने बड़े प्रेम से ये तालाब खुदवाया था। अगर हम इस तालाब को मिट्टी से पाट कर हम उस पर मकान बनाकर रहेंगे तो दादाजी की आत्मा को और भी खुशी मिलेगी। इसी बहाने वो हर पल अपने पूरे परिवार के साथ रह सकेंगे। हो सकता है उनकी आत्मा आज भी इसी तालाब के आसपास मंडराती हो। बस बहू, इतनी उम्मीद थी तुमसे कि जब मुंह खोलोगी तब उल्टा पुल्टा ही मुंह से निकालोगी। फिर मैं तो कहती हूँ, अगर दादाजी की आत्मा सच में तालाब के आसपास भटक रही है तो हम क्या भूत चुड़ैल हैं जो उस तालाब पर जाकर मकान बनाकर वहां भूतों से दोस्ती करेंगे? देखिए जी, मैं कह देती हूँ, मैं उस तालाब पर जाकर नहीं रहने वाली। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं पैर पटकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती है। अब जब से बाबूजी ने तालाब पाट कर वहां मकान बनाने के बारे में सुना था, उनका मन काफी बेचैन था। सुनती हो, देखो, हम बहू को गलत समझे उससे भी कोई फायदा नहीं है। अपनी जगह पर दोनों बहू भी तो ठीक है, क्या गलत मांग रही है वो? अपने लिए कमरा ही तो चाहती है। अब हमारे घर में तो इतनी जगह है नहीं कि बहू को अलग अलग एक कमरा दे सके।
तुम ही सोचो भाग्यवान, हमारी रोशनी को ससुराल में एक ही कमरे में पूरे परिवार के साथ गुजारा करना पड़े तो हमें क्या अच्छा लगेगा। मेहमान के आने पर बहुओं के कमरे में ही उनको सुलाना पड़ता है। आखिर वो कब तक ये सहेंगी। भगवान की कृपा है, दोनों बेटों की दुकान भी ठीक चल रही है। इतना तो कमा ही लेते हैं कि घर परिवार आराम से चल जाए। लगता नहीं कि आने वाले समय में भी कभी उन्हें खेती बाड़ी की जरूरत होगी। मैं सोच रहा था अगर हम खेती वाली जमीन में दोनों बेटों के लिए मकान बनवा दे तो कैसा रहेगा। बाकी जमीन पर फल का बगीचा लगा देंगे, थोड़ी आमदनी भी होती रहेगी। अभी तो जमीन खाली पड़ी है। कैसी बात कर रहे हैं जी। तालाब आपके दादाजी ने बनवाया था, इसलिए आप तालाब के ऊपर मकान बनाना नहीं चाहते। तो फिर इस खेत में भी तो आपकी आत्मा बसी है। दिन रात अपने पसीने से सींचकर धान अनाज बोया है आपने इस खेत में। ऐसे कैसे खेतों में बेटों को मकान बनाकर दे देंगे। देखो भाग्यवान, समय के साथ बदलना ही पड़ता है। और अगर किसी एक चीज की कुर्बानी देनी है ना, तो मैं अपने पसंद की कुर्बानी देना चाहूंगा। दादाजी का यह आशीर्वाद मैं खुद से और अपनी आने वाली पीढ़ियों से छीन नहीं सकता। पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद अंत में दीनानाथ फैसला लेता है कि घर से कुछ ही दूरी पर बने तालाब के किनारे दोनों बहुओं के लिए अलग अलग घर बना दिया जाए, ताकि दोनों सुकून से अपने अपने घर में रह सके। क्या बात कर रहे हैं पिताजी, सच में हम दोनों को हमारा अपना अपना अलग घर मिलेगा, वो भी तालाब के किनारे। हाँ बड़ी बहू, लगे हाथ तालाब को भी पक्का करवा लेंगे और वहां पर बची जमीन पर आम अमरूद के पेड़ लगवा कर बगीचा तैयार करा दूंगा। शायद पिताजी और दादाजी को भी खुशी होगी अगर हम उनके बनाए तालाब के पास जाकर रहे तो। मैं तो खुशी खुशी आम के बगीचे में तालाब के किनारे ठंडी हवा का आनंद लिया करूंगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बच्चों को खेलने के लिए खुली जगह मिल जाएगी और मेरे दोनों बेटे भी चाहे तो अपनी अपनी दुकान का काम बढ़ाकर पुराने घर को गोदाम बना सकता है। दीनानाथ की बात घर में सभी को बहुत पसंद आ जाती है। दीनानाथ अपनी बेटी रोशनी को भी फोन पर तालाब के किनारे मकान बनवाने की जानकारी देते हैं। क्या बात कर रहे हो पिताजी, अब तालाब के किनारे हमारा अपना मकान बनेगा। इस तालाब से तो मेरी बचपन की कितनी यादें जुड़ी है। मैं तो अपने बच्चों को भी तालाब दिखाकर आपके दादाजी की बहादुरी और समझदारी की कहानी सुनाया करूंगी। जल्द ही तालाब के किनारे मकान बनने का काम शुरू हो जाता है और फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने मकान में शिफ्ट हो जाती हैं। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ, अब की बार आप इतने दिनों बाद क्यों आए हो? बुआ, आप मेरा टॉय लाई हो ना, जो मैंने आपसे पिछली बार मांगा था। अरे बाबा, बताती हूँ, सब बताती हूँ। बुआ को आराम से बैठने तो दो। नहीं बुआ, पहले आप हमारे गिफ्ट दिखाओ, उसके बाद ही हम आपको आराम से बैठने देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, बैठो। मैं अभी तुम दोनों को तुम्हारे गिफ्ट दिखाती हूँ। चिंकी, गुड्डू, क्यों बुआ को परेशान कर रहे हो? आराम से बैठकर अपनी बुआ को चाय तो पी लेने दो। अच्छा ठीक है, बुआ चाय नाश्ता कर लेगी, उसके बाद तुम दोनों आना, तब अपने अपने गिफ्ट देखना। और नहीं तो क्या, दीदी ना कर अभी सांस भी नहीं ली और ये दोनों शैतान बुआ के पीछे पड़ गए। बुआ आप ही बताओ, क्या हम दोनों से आप परेशान हो गए हो? क्या आपको हमारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों तो मेरी जान हो और तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाना बुआ को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है भाभी, आप चाय चढ़ाओ, मैं इन दोनों को इनकी गिफ्ट दिखा देती हूँ। आपको पता है ना, अपने गिफ्ट लिए बिना ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सपना बारी बारी से चिंकी और गुड्डू को उनकी गिफ्ट निकाल कर दिखाने लगती है। ये देखो गुड्डू, ये तुम्हारी रिमोट वाली ट्रेन। और चिंकी ये देखो, पिछली बार तुमने मुझसे ये मैप वाला टॉय मंगवाया था ना, जिस पे पूरे वर्ल्ड का मैप असेंबल करना होता है, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब तो सच में पापा से भी अच्छे टॉयज लेकर आती हो मेरे लिए। अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुआ हो। थैंक यू बुआ, मेरा कितने दिनों से मन था ये वर्ल्ड मैप खरीदने का, लेकिन पापा लाकर ही नहीं दे रहे थे। देखो दादी, मैंने बुआ से सिर्फ एक बार कहा और बुआ ने मुझे लाकर भी दे दिया। लव यू बुआ, आप सबसे अच्छे हो। अरे ठहरो, भाग कहाँ रहे हो? अभी तो तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट है बुआ के पास। ये देखो गुड्डी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए और गुड्डू ये 3 पीस सूट तुम्हारे लिए। इतने सारे गिफ्ट तो मम्मी पापा हमें बर्थडे पर भी नहीं दिलाते, जितने गिफ्ट लेकर आप आई हो। आप जल्दी जल्दी आया करो ना बुआ। अच्छा बच्चों, गिफ्ट लेने के लिए बुआ को जल्दी जल्दी बुला रहे हो।
हाँ बुआ, आप आती हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है। इस बार आप चीकू को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे नहीं बेटा, चीकू के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए वो घर पर ही है। मैं भी ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सिर्फ एक दिन रुककर वापस लौट जाऊंगी। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्चों की जाने की बात। अरे बेटा, इतने सारे उपहार लाने की क्या जरूरत थी? अभी 2 महीने पहले ही तो तू इन दोनों को खिलौने, कपड़े, मिठाई और न जाने क्या क्या दिलवा कर गई थी। अरे माँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं और बुआ का भी तो कुछ हक और अधिकार होता है कि नहीं अपने भतीजे भतीजे के लिए। मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए जैसा मेरा चीकू है वैसे ही गुड्डू और चिंकी भी है। अरे दीदी, बिगाड़ कर रखा है आपने इन दोनों को। आपको पता है, आजकल जब हम इनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं करते ना, तो ये हमें बुआ से कह देंगे, कहकर धमकाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। कल तो मुझे भी ये चिंकी धमकियाँ दे रही थी कि मम्मा मुझे टॉय दिलवा दो, वरना मैं अभी बुआ को फोन कर दूंगी और फिर बुआ मेरा टॉय लेकर आ जाएंगी। अरे भाभी, ठीक ही तो है, बुआ भी तो दूसरी माँ ही होती है। बच्चों की जो फरमाइश माँ बाप पूरी ना कर सके वो बुआ से पूरी करवा लो, इसमें बुराई क्या है? बच्चे हैं भाभी, आज खिलौने कपड़ों का उन्हें शौक है, कल को बड़े हो जाएंगे तो ये खिलौने पड़े हमारा मुंह ताकते रहेंगे, कोई इससे खेलने वाला भी नहीं होगा घर में। जी लेने दो ना बच्चों को अपना बचपन। आज मेरे भतीजे भतीजी छोटे हैं तो मैं उनके लिए खिलौने लेकर आती हूँ। 2-4 साल बाद कहाँ मुझे ऐसा मौका मिलेगा। ठीक कहती हो दीदी, बच्चों का बचपन एक बार जाता है तो लौटकर थोड़ी ना आता है। ननद सपना के आने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सपना का स्वभाव ही ऐसा था, वो जब भी मायके आती भतीजा भतीजी भाई भाभी माँ सबके लिए ढेरों तोहफे लेकर आती। जितने दिन सपना घर में रहती बस हर तरफ सपना ही सपना होता रहता। सपना को खाना खिला दो, सपना के लिए चाय बना दो, सपना को ये पसंद है, सपना को वो पसंद है। ऐसा लगता पूरा परिवार उसे पलकों पर बिठाकर घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलते ही इंसान अर्श से फर्श पर कब आ गिरता है उसे पता भी नहीं चलता। जब तक सपना के पति का व्यापार आसमान की बुलंदियां छू रहा था, घर में रुपए बरस रहे थे। हाथ में नोटों की इतनी गर्मी थी कि सपना अपने मायके हमेशा तोहफों से लदी हुई पहुंचती थी। एक दिन फोन पर, माँ, सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। अरे बेटा, रो क्यों रही है? क्या हो गया? खुलकर बता, मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। क्या बताऊँ माँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे बेटा, तू बताएगी भी या बस पहेलियां ही बुझाती रहेगी? माँ, इनके छोटे भाई ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया। घर, बिजनेस, गाड़ी, कुछ नहीं बचा, सब ले गया वो चालबाज और हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसी बात करिए बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और दामाद जी को भनक भी नहीं लगी? क्या बताऊँ माँ, इनका स्वभाव तो आप जानती हैं, और अपने सगे भाई पर कौन शक करता है। दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे थे अपने परिवार पर। क्या जानते थे कि एक दिन यही परिवार उनको ऐसा धोखा देगा कि उस धोखे से हम कभी उभर नहीं पाएंगे। उनके छोटे भाई पुनीत ने धोखे से उनके बिजनेस और घर को अपने नाम कर लिया। जब तक हमें पता चला पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी थी माँ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन अब क्या होगा? और तेरे सास ससुर ने कुछ नहीं बोला? वो समझाते क्यों नहीं पुनीत को? वो लोग भी बहुत दुखी है माँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बातों से मानने वाला इंसान नहीं है वो। इन्होंने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन आप जानती है ना, कानूनी पचड़े 2 दिन में सॉल्व तो होते नहीं। पता नहीं कब कार्रवाई होगी और कब हमें हमारा बिजनेस वापस मिलेगा। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुम्हें तुम्हारा घर और बिजनेस वापस नहीं मिलता, यहीं आकर हमारे साथ रह। नहीं नहीं माँ, आप लोगों के साथ रहना विनेश कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो अपनी माँ के घर नहीं गए, आप लोगों के यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। फोन रखने के बाद, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, बहुत बुरी खबर है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप हमें डरा रही हैं, बताइए तो सही। बेटा, सपना के देवर ने धोखे से सब हड़प लिया। सपना का मकान, उनका बिजनेस, कुछ नहीं बचा। उन बेचारों के रहने का भी ठिकाना नहीं है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। अरे माँ, कोई एक दिन में किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथिया लेता।
जीजा जी ने ही ढील दी होगी, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई उनके घर में घुसकर उनके घर और दुकान हथिया ले। अरे भाभी, आपने देखा तो है, दीदी और जीजा जी की दिखावा करने की भी तो बहुत ज्यादा आदत है। हर समय अपनी दौलत का दिखावा करते घूमते हैं। हो गई ना नीयत खराब। आजकल के जमाने में पैसा देकर अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। अरे भले इंसान है वो, हर किसी पर प्यार लुटाते हैं, कभी अपना पराया नहीं सोचते। और उनकी अच्छाई को तुम दिखावे का नाम दे रही हो। देखा तुमने, दीदी के पास अब रहने को घर भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी रहने के लिए उन्हें यहीं बुला ले। अरे भाभी, यहाँ कौन सी एक्स्ट्रा जगह है? और देखो, 2-4 दिन की बात और होती है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना कोई समझदारी थोड़ी ना है। और अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है कि नहीं? ठीक कह रही है छोटी तू। अगर माँ जी ने ऐसी कोई बात की ना तो साफ साफ मना कर देंगे हम दोनों तो। अरे भाई, 2-4 दिन मेहमान नवाजे करना ठीक है, लेकिन जीवन भर किसी को अपने घर में बिठाकर तो नहीं खिला सकते। जब से सपना का बिजनेस और मकान गया था, माँ नीतू बहुत परेशान रहने लगी थी। वो या तो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती या फिर माला लेकर कान्हा जी का नाम जपती रहती। उनके मुंह से दिन रात बस यही प्रार्थना सुनाई देती कि हे प्रभु, मेरी बेटी की भलाई का बदला इस तरह से उसे मत दो। कुछ दिन बाद, भाभी देख रही है ना आप, आजकल तो माँ जी ना बच्चों के साथ खेलती है, ना हंसती मुस्कुराती दिखाई देती है। हर समय बस चेहरा लटकाकर अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती है। अरे ठीक है, मान लिया बेटी के जीवन में दुख आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटे और उनके बच्चों को बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दो। मेरा तो माँ जी की ये मनहूस सी शक्ल देखकर ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक कह रही है छोटी तू। अच्छा, माँ जी ने पेंशन के पैसे दे दिए क्या? अब घर में कैश तो है नहीं। मैं सोच रही थी कि माँ जी के पेंशन के पैसे से ही घर का राशन मंगवा लेते हैं। भाभी, मैं भी ना यही पूछने वाली थी कि इस महीने तो माँ जी ने बस पेंशन के 15,000 ही दिए, बाकी के 15,000 आपको दिए क्या? अरे नहीं छोटी, पेंशन का हिसाब तो तुम ही रखती हो ना। हर महीने माँ जी के 30,000 से ही तो हम घर का राशन और बाकी के खर्चे चलाते हैं। लेकिन माँ जी ने तो 15,000 ही दिए, और इतना ही नहीं, पिछले महीने भी माँ जी ने 15,000 ही दिए थे। अगर आधी पेंशन हमें दे रही है तो माँ जी की बाकी की आधी पेंशन कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आधी पेंशन बेटी को देना शुरू कर दिया हो? पता तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे पता था दीदी कि घर में आग लगी हो और आग की लपटें हमारे घर तक ना पहुंचे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन से जीजा जी के बिजनेस की खबर आई है ना, उस दिन से बेटी के दुख में ऐसी डूबी हुई है कि बेटे, बहू, पोते, पोती उनको दिखाई देना ही बंद हो गया। रो रो कर मन नहीं भरा तो अब पैसा भिजवाना भी शुरू कर दिया। छोटी, समय रहते लगाम खींचनी पड़ेगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम यहाँ बैठे रह जाएं और सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम हो जाए। मैं तो कहती हूँ सामने से जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं कि ये सब कब तक चलने वाला है। ऐसे पीठ पीछे खून जलाने से कोई फायदा तो है नहीं। चलो फिर। दोनों बहुएं सास के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, छोटी बता रही है आजकल आप आधी पेंशन ही घर पर दे रही हैं। क्या हुआ, बाकी पैसा किसी को दिया है क्या? हाँ बेटा, मैंने सोचा है अब से मेरी पेंशन से आधा हिस्सा सपना को भी दिया करो। उसका हाथ बहुत तंग चल रहा है ना, ठीक से कमाई का कुछ साधन भी नहीं रहा, ऊपर से किराए का मकान और छोटू की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ निकाल पाना बहुत कठिन हो रहा है उसके लिए। अरे मैं उसकी माँ हूँ, तुम लोगों से लेकर ना सही, अपनी पेंशन से तो उसकी मदद कर ही सकती हूँ। कम से कम छोटू की पढ़ाई में रुकावट तो नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को छोटू की पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठाना पड़ जाए। अरे माँ जी, अब इतना बड़ा घाटा हुआ है उनका, कोई 2 दिन में तो इस मुसीबत से उबरने वाली नहीं है सपना दीदी। अब क्या जीवन भर उनका घर चलाने की जिम्मेदारी हम लेंगे? बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन अपने हिस्से के दुख इंसान को खुद ही काटने पड़ते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि हम लोगों से पूछे बिना आप अपनी आधी पेंशन अपनी बेटी के नाम करने लग गई। आज तो आधी पेंशन दे रही हैं, कल को खर्चों के नाम पर पूरी पेंशन बेटी को देना शुरू कर देंगे। और दीदी को भी शर्म नहीं आई माँ की पेंशन खाते हुए? बिजनेस चला गया तो चला गया, सांप के निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ हाथ नहीं आता। माँ जी, जीजा जी पढ़े लिखे हैं, अरे कोई नौकरी देखकर अपना परिवार संभालना चाहिए ना। जीवन भर बैठकर रोने से तो कुछ होगा नहीं। जब बिना कुछ किए उनका घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है तो हाथ पैर हिलाकर काम क्यों करने लगे वो भला? छोटी बहू, जबान संभाल कर बात करो। अरे मेरी बेटी के दिन क्या खराब हुए, बाहर वालों से पहले घर वालों की नजरें बदल गई।
जब तक मेरी बेटी भर भर के तोहफे लेकर आती थी तो तुम दोनों दीदी दीदी करके उसके आगे पीछे घूमती थी। मेरी बेटी के पास से लक्ष्मी क्या गई, तुम लोग तो अपनी असलियत पर उतर आए। वैसे ठीक ही कहते हैं, बुरा वक्त इंसान पर इसीलिए आता है ताकि हम अपने और परायों के बीच में अंतर करना सीख जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता माँ जी। अरे भगवान न करे, अगर कल को आपकी बेटी की नौकरी चली जाएगी तो क्या हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए सपना दीदी यहाँ आएंगी या अपने पति की कमाई हमें देना शुरू करेंगी? तोहफे देना अलग होता है माँ जी, और अपनी कमाई किसी को ले जाकर थमा देना अलग बात होती है। तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पेंशन मुझे मेरे पति की नौकरी से मिलती है। मैं अपनी पेंशन कहाँ खर्च करूंगी, किसे दूंगी, ये मैं तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझती। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में लौट आती है। देख लिया छोटी, माँ जी के तेवर। अरे अपनी गलती मानने से तो रही, उल्टा हमें आंख दिखा रही है वो तो। देखो जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दीदी जीजाजी इस घर पर राज कर रहे होंगे और हम अपने बच्चों के साथ किरायों के मकान में धक्के खा रहे होंगे। लेकिन करेंगी क्या? सच तो यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी माँ जी की है, वो जिसको चाहे उसे दे, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे हम प्रॉपर्टी के कागजों पर माँ जी के सिग्नेचर ले लेते हैं ना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। दोनों बहुएं अपनी प्लानिंग में अपने अपने पतियों को भी शामिल कर लेती है। दोनों बेटे मिलकर प्रॉपर्टी के कागज बनवाते हैं और रात में सोते समय माँ का अंगूठा उस पर लेने का प्लान बनाते हैं। आधी रात के बाद चलो चुपचाप माँ के कमरे में चलते हैं। अब तक तो माँ गहरी नींद में सो गई होगी। चलकर माँ का अंगूठा इन कागजों पर लगवा लेते हैं। लेकिन भैया अगर माँ जाग गई तो? अरे जाग गई तो भी क्या, बस एक बार अंगूठा लग जाए उसके बाद जाग कर भी वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ दबे पांव माँ के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही माँ के पास जाकर खड़े होते हैं कि अचानक से कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ, चौंक गए? तुम चारों की प्लानिंग तो मैं पहले से जानती थी। इतना कहने के बाद माँ नीतू अपना फोन उठाती है और अपनी बेटी को फोन लगाती है। सपना बेटा, वक्त आ गया है, वो कागज लेकर तुरंत घर आ जाओ। कुछ ही देर में सपना कुछ कागज लेकर वहां पहुंच जाती है। बेटा एक कागज तुम चारों लेकर मेरे कमरे में आए थे और एक कागज आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उस कागज को पढ़कर तुम्हें मेरी बेटी और खुद के बीच का अंतर समझ में आएगा। सपना वो कागजात बड़े भाई के हाथ में थमा देती है। अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स है और इनके नॉमिनी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ा तूने। सपना ने तुम्हारे बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की FD कराई थी। कहती थी कल को मैं रहूं ना रहूं पता नहीं वक्त कैसा हो, इन पैसों से मेरे भतीजे भतीजी को शादी का तोहफा खरीद कर दे देना। जब बुरा वक्त आया ना बेटा, तब भी इसने वो FD नहीं तुड़वाई। ये गरीबी में गुजारा करती रही लेकिन अपने फर्ज से तब भी नहीं चुकी। और एक तरफ तुम दोनों हो, जब तक बहन के पास पैसा था उसका आना तुम्हें खूब भाता था। बहन किराए के मकान में पहुंच गई, बच्चों का स्कूल से नाम कटते कटते बचा, लेकिन तुम दोनों ने फोन पर भी कभी उनकी खैरियत नहीं पूछी। यही डर था ना कि कहीं बहन कुछ पैसे ना मांग ले। अरे इसने तो कभी मुझसे भी 1 रुपया नहीं लिया। मैंने खुद ही अपनी कसम देकर बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराई है। और जिस मकान के कागजों पर साइन लेने तुम आए हो ना, वो तो पहले ही तुम दोनों के नाम कर चुकी हूं मैं। और क्या कहा था छोटी बहू तूने? ननद माँ की पेंशन खा रही है। ठीक है, अगर 2-3 महीने मैंने उसकी मदद कर दी तो उसने मेरी पेंशन खा ली। और तुम लोग जो सालों से मेरी पेंशन खा रहे हो उसका क्या? क्या मैंने कभी पूछा कि मेरी 30,000 रुपए की पेंशन तुमने कहाँ खर्च की? माँ की बात सुनकर दोनों भाई और भाभियां शर्मिंदा हो गए थे। नजरें नीची किए वो अपने कर्मों को कोस रहे थे, क्योंकि हर गलती की माफी नहीं हुआ करती। तान्या के लिए पहाड़ों का प्यार और सुकून दुनिया में मिलने वाली किसी भी चीज से बहुत बड़ा है। इसीलिए स्कूल खत्म होते ही वो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेकर पहाड़ चढ़ने शुरू कर देती है। और देखते ही देखते कुछ सालों में तान्या कई बड़े पहाड़ चढ़कर बेस्ट माउंटेनियर का अवार्ड जीतकर फेमस हो जाती है। यकीन नहीं होता, मैंने अपनी लिस्ट में इतने बेस्ट माउंटेन्स कंप्लीट कर लिए। मम्मी आप समझ नहीं सकती, पहाड़ के ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है। हाँ, पहाड़ का पता नहीं, पर असली दुनिया कैसे चलती है वो जरूर पता है।
और उसमें आपको घर पर रहकर काम करना पड़ता है जी। ऐसा बोलकर मम्मी धनिये की टोकरी उसके हाथ में पकड़ा देती है। माँ यार, वर्ल्ड फेमस बेटी की थोड़ी तो इज्जत करो। ओहो, अच्छा महारानी जी, तो आपको धनिया साफ करने के लिए ग्लव्स ला कर दूं? क्या है ना, महारानी जी के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। धनिया का तो पता नहीं, पर अगर कोई आपकी बातें सुन लेना तो जरूर इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। कोई इज्जत ही नहीं है यार। परिवार की इसी प्यार भरी नोकझोंक और सफलता की ऊंचाइयों के साथ तानिया की जिंदगी सुकून में बीत रही होती है। कुछ समय बाद तानिया की निखिल के साथ शादी हो जाती है। बहू, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तो यहाँ की सब जिम्मेदारियां भी तुम्हारी होगी। इसलिए अपने देवर और ननद का शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना तुम्हारा जिम्मा है। तानिया सास की बात बहुत अच्छे से समझ जाती है, पर कुछ बोल नहीं पाती और कुछ दिनों में अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से रिकमेंडेशन देकर साहिल और छवि का एडमिशन करा देती है, जिसके बाद ससुराल वाले कहीं ना कहीं तानिया के फेमस होने का फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह समय बीतता है और धीरे धीरे उनका ऐसा स्वभाव लोगों के बीच तानिया के खिलाफ काम करने लगता है। अब तो पानी सर से पार हो गया, मुझे इन्हें रोकना ही पड़ेगा। इसी के साथ तानिया घर वालों को समझाने और रोकने उनके पास जाती है, लेकिन सब मिलकर उसी के खिलाफ सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। अरे घर वालों ने तुम्हारी थोड़ी क्या मदद मांग ली, तुमने तो ड्रामा ही बना दिया। यह बात मेरी रेपुटेशन पर बनाई और आपको ये ड्रामा लग रहा है? ड्रामा ही तो है। 4 पहाड़ चढ़कर थोड़ा नाम क्या हो गया, तुम तो 7वें आसमान पर पहुंच गई। अरे इतने पहाड़ तो हम सिर्फ स्कूल जाने के लिए पार कर लिया करते थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? भाभी ने अपने कॉन्टेक्ट से साहिल और मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया, जिसके बाद कुछ छोटे मोटे कामों के लिए हमने उनकी पहचान का इस्तेमाल कर लिया, तो भाभी को गुस्सा आ गया। सीरियसली तानिया, इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया? ये परिवार है तुम्हारा और परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगली बार मुझे ऐसा कुछ सुनने को ना मिले। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें घर वाले बहू को सबक सिखाने के लिए हर तरह से उसका बॉयकॉट कर उससे बात करना या उसके हाथों से कुछ भी बना खाना बंद कर देते हैं, जिससे पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी करो, पर मुझे जल्दी से जल्दी घर का माहौल पहले जैसा चाहिए। इस घर को तो एक्टिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कसम से बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलन के सारे अवार्ड्स एक ही घर में आएंगे। चल तानिया, लग जा काम पर। अब दिन पर दिन बीतने लगते हैं, जिसमें तानिया घर वालों का मूड पहले जैसा करने की बहुत कोशिश करती है, पर सब कुछ फेल हो जाता है, जिस वजह से अब निखिल भी तानिया से बात करना बंद कर देता है। एक शाम तानिया के पास फोन आता है और वो खुशी से भागते हुए हॉल में बैठे सब घर वालों के पास जाती है। मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? अब नहीं। फिर मुझे कुछ नहीं सुनना। चाहो या ना चाहो सुनना तो पड़ेगा। इस पर किसी की फिक्र किए बिना तानिया सब कुछ बोलना शुरू करती है और उसकी बात सुन पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तुमने पहाड़ चढ़ना बच्चों का खेल समझ रखा है क्या, जो कोई भी मुंह उठाकर पहाड़ चढ़ लेगा? लेकिन पापा जी, आपने तो बचपन में सिर्फ स्कूल जाने के लिए 4 पहाड़ पार किए हैं। बहू की बात से ससुर चुप हो जाते हैं, पर बाकी परिवार वाले बोलना शुरू करते हैं, जिन्हें समझाते हुए तानिया ट्रेनिंग से लेकर पहाड़ चढ़ने के एक्सपीरियंस हर चीज के बारे में समझाती है। वाओ भाभी, एक ही बार में पूरे परिवार को मार शांति से अपनी जिंदगी बिताने का क्या बढ़िया प्लान बनाया आपने। हम लो रेंज के पहाड़ पर जा रहे हैं, जहाँ मरने का कोई खतरा नहीं है, और मैं सबको वहाँ इसलिए लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम सिचुएशन में फैमिली की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनेगी और नए एक्सपीरियंस के साथ ही पहचान भी मिलेगी। पहचान कैसे? भारत में आज तक कोई एक पूरा परिवार साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग पर नहीं गया,
ये अपनी तरह का पहला अटेम्प्ट होगा और अगर अच्छे से पूरा हुआ तो फेमस होना तो पक्का है। अरे मारना ही था तो जहर दे देती, इस पहाड़ पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी। कैसी बात कर रही हो माँ, कितना तो मजा आ रहा है। तुझे आ रहा होगा, मैंने तो पता नहीं किस मुहूर्त में हाँ बोल दिया। फिक्र ना करो पापा, थोड़ी देर बाद ये मजा आ रहा है वाली भी रोती नजर आएगी। पापा मम्मी, अगर आप चाहे तो सेकंड कैंप पर रुक सकते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं। वैसे तो पहाड़ चढ़ने के लिए उम्र नहीं जज्बा लगता है, पर अगर आप दोनों इस उम्र में भी ये पूरा पहाड़ चढ़ लेते तो कितना नाम हो जाता। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, यहाँ तक आए हैं तो पूरा पहाड़ चढ़ कर ही रहेंगे। अब परिवार धीरे धीरे आधा रास्ता पार कर रात तक दूसरे बेस कैंप तक पहुंच जाता है और रात वहीं गुजार अगली सुबह पूरी तैयारी के साथ सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। भाभी आई एम सॉरी, हमने आपको सच में बहुत अंडर एस्टिमेट किया। सोचा बस पहाड़ चढ़कर ही तो नाम कमाया है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम बहुत गलत थे। हाँ बहू, तू सच में बहुत हिम्मत वाली है और किसी को हक नहीं कि तेरा इतना मेहनत से कमाया नाम बेवजह खराब करे। इसी के साथ पूरा परिवार अपनी सोच और स्वभाव के लिए तानिया से माफी मांगता है। वैसे मैं आप सबको अपने काम की अहमियत और मेहनत समझाने के लिए ही यहाँ लेकर आई थी, पर अब परिवार के साथ ट्रैक का मजा आ रहा है। चलो सबको दिखाते हैं कि फन एक्टिविटीज सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, परिवार के साथ भी हो सकती है। इस तरह तानिया का पूरा परिवार एक साथ गिरते उठते आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है, जिसके बाद हर जगह माउंटेनियर तानिया के साथ उसके पूरे परिवार के चर्चे शुरू हो जाते हैं और अब परिवार हमेशा एक साथ पहाड़ चढ़ना शुरू कर देता है।